शांत हो जाइए, अब हमारी बोलने का टाइम आ गया है, आप लोग बोलना बंद कर दीजिए। तो कल हमने नेशनल इनकम कराया था ना, क्यों हल्ला कर रहे हैं पीछे आप लोग? वैसे ही लेट हुआ है, थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, सॉरी, टाइम पर टाइम होता है, आदमी मशीन नहीं है, हम लोग कभी कभार लेट हो जाता है, बहुत सारा पर्सनल लाइफ में भी काम होता है, ठीक है, कभी कभार लेट हो जाता है। चलिए, वो सिलेबस हम लोग को पूरा करना है ना, कर देंगे हम लोग, या कहीं आधा घंटा ज्यादा ले लेंगे, उस दिन हम बोलते हैं लगातार 6-6 घंटा पढ़ाए हैं बैचेस को, वहां हम नहीं ना बोलते हैं कि हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं। छोड़िए, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है जाइए, ज्यादा बहस हम नहीं करेंगे। सुनिए, तो हम लोग नेशनल इनकम आप लोगों को खत्म कर दिए थे। कोई नेशनल इनकम में डाउट है आप लोगों को? नेशनल इनकम में कोई डाउट है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी में? विवेक बाबू गर्म पानी लगेगा, आवाज फंस रहा है। डाउट नहीं है तो अगला चैप्टर हम लोग बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, जरा शांत हो जाइएगा आप लोग। यदि कोई डाउट है नेशनल इनकम में, अभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा, है ना। चलिए, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, बजट। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, बजट डाल दिए। कोई जानता है कुछ इसके बारे में तो बताए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बजट क्या होता है? अच्छा, 1 साल का डेटा होता है। अच्छा, ध्यान दीजिए, बजट 2 तरह का होता है, एक आपका पॉकेट बजट और दूसरा होता है सरकार का बजट। बताएंगे पॉकेट बजट और सरकार के बजट में क्या अंतर होता है मित्रों? सुनिए ध्यान से, पॉकेट बजट जो होता है आपका, वो पैसा आने के बाद तैयार किया जाता है, समझ गए। सरकार जो बजट तैयार करती है वो एस्टिमेटेड बजट होता है, अर्थात सरकार के पास ना तो रेवेन्यू आता है ना कलेक्शन होता है, उसके पहले ही ये तैयार कर लेती है कि हमको यहाँ से पैसा लेना है और यहाँ खर्च करना है, तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड बजट, है ना। एस्टिमेटेड बजट का मतलब ये हुआ कि अगले साल का बजट बन रहा है, इस साल का नहीं। लेकिन जो पॉकेट बजट होता है तब बनता है जब आपके पास 5,000 महीने में आ जाता है, तब आप तैयार करते हैं कि 1,000 हमें कोचिंग को देना है, 2,000 हमें रूम रेंट देना है, 1,000 पीवीआर किसी और के साथ मूवी देखने जाना है, 1,000 कुछ और करना है, ऐसा होता है ना। लेकिन सरकार का क्या है कि सरकार एस्टिमेटेड बजट निकालती है, सरकार के पास ना पैसा होता है और ना कोई डेटा होता है, उसके पहले ही तैयार कर लेती है कि हमें इस सेक्शन से इतना पैसा कैलकुलेट करना है और यहाँ खर्च करना है। तो सरकार का बजट कैसा होता है मित्रों? एस्टिमेटेड। ध्यान रखेंगे, पॉकेट बजट एस्टिमेटेड नहीं होता है, ये पैसा आने के बाद आपका बजट होता है। लेकिन जो सरकार का बजट होता है वो कैसा होता है? एस्टिमेटेड। यानी सरकार के पास ना तो पैसा होता है और ना ही वो टाइम आया होता है, उसके पहले ही वो क्या कर लेता है, अपना लेखा जोखा तैयार कर लेता है कि इससे इतना पैसा लेना है और इसको इतना पैसा देना है, यहाँ इतना पैसा खर्च करना है। इसलिए जो बजट सरकार का होगा वो हमेशा कैसा होगा? अनुमानित बजट होगा, एस्टिमेटेड बजट होगा, है ना। चलिए, अब एक बात और बताएंगे कि सबसे पहले बजट जैसा वर्ड आया कहां से? फ्रांस से। फ्रांस से आया, है ना। तो सुनिएगा आप ध्यान से, अभी फ्रांस के वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक लाल लेदर बैग लेके घूम रहे थे, संसद में उनको 1 साल का पूरा डेटा पेश करना था। तो विपक्ष के नेताओं ने कहा, उनका मजाक उड़ा रहे थे विपक्ष के नेता, तो विपक्ष के नेता एक दूसरे में बातचीत करते हुए कह रहे थे, देखो इस निकम्मे का काम धाम कुछ नहीं है, एक बजट ले लेता है और घूमता रहता है, एक बजट लेता है घूमता रहता है, देश को बेशक गर्त में डाल रहा है, लेकिन इसका
ये बस बजट लेके घूम रहा होता है। उस वक्त बजट का मतलब ये नहीं होता था कि बजट एक साल का लेखा जोखा। बजट का मतलब फ्रांस के शब्द में बस एक लेदर बैग को बोला जाता है। वो एक लेदर बैग लेके, लाल लेदर बैग लेके घूम रहे थे वित्त मंत्री वहां के। तो विपक्ष वालों ने ये टिप्पणी किया कि देखो इस निकम्मे का काम धाम नहीं है, ये बजट लेके घूम रहा है। और वही वर्ड जो है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया, बजट। तो इस बार आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण जी 2021 का जब बजट लेके आई थी तो लाल कपड़े से बांध के लाई थी। ध्यान दिया आप लोगों ने? ये अपने उस ट्रेडिशन को दिखा रही थी कि हम बजट का जो पहला सबसे पहले लाया गया था लाल लेदर बैग, इसी के कारण वो क्या कर रही थी, लाल कपड़े से बांध के लाई थी। निर्मला सीतारमण भी JNU से पढ़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा समझदार आदमी अपने आप को पॉपुलर होने के लिए ये सब काम करती हैं। तो लाल कपड़े से बांध के बजट को लाई थी। उस वक्त भी लाल लेदर बैग था। तो ये बजट का एग्जैक्ट मतलब होता है सिर्फ लेदर बैग, और कुछ नहीं होता है। बजट शब्द का मतलब क्या होता है? लेदर बैग। ये एक फ्रांस का शब्द है, इसका मतलब होता है लेदर बैग, है ना। लिख लेंगे इसको, 2-3 लाइन लिख लेंगे। बजट हेडलाइन डाल दीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बजट शब्द फ्रांस से लिया गया है। बजट शब्द फ्रांस से लिया गया है। जिसका मतलब लेदर बैग होता है। इसका मतलब लेदर बैग होता है। रात को आप ही लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे थे, हम 2 बजे तक क्वेश्चन तैयार किए हैं। 110 क्वेश्चन तैयार किए हैं, अराउंड 200 क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे PYQ में। 200 क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा तो आप लोगों का काम इकोनॉमिक्स वाला बन जाएगा। हाँ, 200 क्वेश्चन में काम बन जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। बजट अलग, बजट अलग, बजट ये वाला बजट अलग, और जो करंट बजट आएगा ना उसके लिए हम अलग क्लास लेंगे। लेकिन जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स आएगा उससे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन देंगे, उसके आसपास आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। वही रात को हम 2 बजे तक यही बैठ के बना रहे थे, इसीलिए पूरा तैयार कर लेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम आप लोग के ग्रुप में डलवा देंगे। ठीक है, एक बार प्रूफ रीडिंग कराएंगे, कोई गलत तो नहीं है, उसके बाद डलवाएंगे। 200 क्वेश्चन में से आ जाएगा। 4 गो टॉपिक है, क्या पूछ देगा? 4 गो टॉपिक, 4 टॉपिक में क्या पूछ देगा आप बताइए ना। पॉलिटी थोड़ी है, इसका इकोनॉमिक का जो सेक्शन है ना बड़ा ब्रॉड है, बड़ा ब्रॉड नहीं है, बड़ा छोटा है। और उस छोटे सेक्शन में कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा वो? GDP से उठा के कुछ और ही नहीं ना पूछ देगा। अमेरिका का GDP नहीं ना पूछेगा, भारत का ना GDP पूछेगा, इसलिए बन जाता है। बिहार का GSDP पूछ देगा, GDP नहीं होता, बिहार का GSDP होता है। GDP से पूछना होगा तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जब कोविड चल रहा था तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा GDP जानते हैं ग्रोथ, सबसे ज्यादा GSDP किस स्टेट का था? बिहार का था। 10.39% से आगे बढ़ रहा था। तो क्वेश्चन पूछना होगा तो वहां से पूछेगा, और क्या ही पूछ लेगा। तो ये सब सारा मैंने उसमें मर्ज कर दिया है। ऑप्शन 5 आएगा तब ना आएगा। चलिए ठीक है, 4 अभी तक डाले हैं, 5वां बढ़वा देंगे, एक दिन और लगेगा और मेहनत करना होगा। आइए लिखिए। आप लोग परेशान हो जाते हैं कि से लेट आप बताइए 2 बजे तक जो क्वेश्चन बनाए आदमी 4-5 घंटा नहीं सोएगा जी। फोन गया, हम उठ के तुरंत तेजी में आए हैं आज। नहीं, 7 बजे से ही क्लास होगा, क्लास तो आदमी अटेंड कर ही लेगा, हो जाता है। चलिए लिखिएगा, बजट का मतलब क्या होता है? लेदर बैग। अगला लिखिएगा, ये बताइए कि भारत के संविधान में बजट जैसा शब्द है या नहीं है? नहीं है, तो क्या है? चलिए देख लेंगे। भारत के संविधान में बजट शब्द नहीं है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है मित्रों? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्यों ऐसा किया गया? आप लोग एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, BN राव, जानते हैं? तो संविधान सभा में बहस चल रहा था कि हम बजट जैसे शब्द को अपने संविधान में रखें या नहीं रखें। तो BN राव ने कहा कि बजट, जो हम लोग भारत के लोग हैं, जो हमारा संस्कृति है हिंदी और संस्कृत से जुड़ा हुआ है,
हमारा जो जिह्वा है वो बड़ा ही आसान शब्दों को बोलना जानती है। बजट बोलते हुए मुंह टेढ़ा हो जाता है, देख नहीं रहे हैं बजट। कुछ लोग इसको बुजट बोलते थे, कुछ लोग इसको बजट बोलते थे। उसी संविधान सभा में BN राव ने कहा कि ना, ऐसा शब्द डालेंगे तो हम अपनी जनता से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, हमारी जनता समझ नहीं पाएगी। तो कहा उन्होंने कि हम इस वर्ड को बदल के क्या कर देंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कर देंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो लिख लीजिएगा, बजट भारतीय संविधान में, बजट भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। बजट भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, बजट भारतीय संविधान में, बजट शब्द भारतीय संविधान में है या नहीं, नहीं, या वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से अनुच्छेद में है, अभी हम लोग देखेंगे। हो गया, ये बताएंगे भारत के कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 112 स्टेट के लिए दूसरा। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में सेंट्रल के लिए है, स्टेट के लिए 202 में है। अनुच्छेद 112 किसके लिए है, केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, और स्टेट सरकार के लिए क्या है मित्रों, 202। ऐसे याद कर लेंगे। स्टेट, सेंट्रल में 90 जोड़ लेना है, सेंट्रल में 90 जोड़ लेना है, वो स्टेट का हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगभग हर पॉलिटी के आर्टिकल पे काम कर जाता है, जो स्टेट और सेंट्रल का होता है। सेंट्रल के आर्टिकल में आप 90 जोड़ते हैं तो लगभग 2-4 आर्टिकल छोड़ दें तो सभी स्टेट के लिए हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये स्टेट के लिए कितना है, 202, और सेंट्रल के लिए है 112। आप कभी बजट पेश करते हुए देखे हैं कि नहीं, अब सुने हैं कि नहीं टीवी वेवी पे। देखिएगा, वित्त मंत्री खड़ा होते हैं और सबसे पहले यही कहते हैं, संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत FRBM एक्ट 2003 के तहत मैं इस बजट को पेश कर रहा हूं। यदि ये बात नहीं बोलेंगे तो उसको धन विधेयक बिल ही नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला लाइन उनका यही होता है, उसके बाद ही बजट का जो सेशन है वो प्रारंभ किया जाता है। FRBM एक्ट 2003 स्टेट में बोला जाता है और FRBM एक्ट 2006 केंद्र में बोला जाता है। बता रहे हैं, हो गया, ये दोनों लिख लिए। अभी FRBM एक्ट बाद में बताएंगे। अब आप बजट के बारे में पहले कुछ फैक्ट्स लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फैक्ट्स, 2-4 फैक्ट्स जो हैं उनको लिख लेंगे। सबसे पहले बजट भारत में किसने पेश किया था, किसने भारत में, चलिए लिखिएगा। भारत में सबसे पहले बजट, भारत में सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया। जेम्स विल्सन ने पेश किया। किसने पेश किया था, ये 1860 के 60-61 लिखिए ना, ऐसे 60-61 लिखिए ऐसे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जो जेम्स विल्सन थे कोई वित्त मंत्री नहीं थे, आप लोग जानते हैं। ये एक इंग्लैंड के CA थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो इनको जिम्मेदारी दी गई कि भारत का कहाँ से पैसा कितना आ रहा है और कहाँ से पैसा कितना जा रहा है, इसका डेटा लेके आए। और डेटा लेके आएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि जब ये सारा डेटा आपको लूटना हो किसी को, तो सबसे पहले उसके बारे में पता करिए कितना पैसा है इंसान के पास। तो अंग्रेजों ने ये प्लान बनाया कि 1853 में ये लोग क्या लेके आए थे मित्रों, थोड़ा सा इनकी फिलॉसफी को देखिएगा। रेलवे लेके आए थे। इन्होंने कहा कि जनता को हमने एक लॉलीपॉप दे दिया है रेलवे। अब जनता खुश है कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उससे बेहतर हम भारत में ला दिए हैं, अर्थात रेलवे ला दिए हैं।
उन्होंने कहा कि अब इसके बदले हम कुछ लूटेंगे भी, तो इसकी जिम्मेदारी किसको दे गई? जेम्स विल्सन को, कि तुम ऐसा करो कि भारत में कहां कहां से कितना पैसा आ रहा है ये पूरा डेटा कलेक्ट करो और हमें बताओ, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, कितना पैसा कहां से छुपाना है, कहां से चुराना है, इसका जुगाड़ बैठाएंगे। तो ये जेम्स विल्सन साहब को इसलिए नहीं दिए थे कि बजट इसलिए पेश नहीं किए थे कि इनको फायदा करना था भारत को, क्या करना था, अंग्रेजों ने इनको ये बात बताया था कि तुम ऐसा करो, सारा डेटा तैयार करो, डेटा तैयार करके हमारे पास पहुंचाओ। तो ये बजट कहां पेश किया गया होगा? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में भारत के शाम के 5 बजे के अनुसार, यहाँ का 5 बजे और वहां का 11 बजे, अर्थात ये बजट पेश कहाँ किया गया? ब्रिटिश संसद में। क्यों मैं बता रहा हूं ये? वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है इस पे और क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है। 2000 ईस्वी के आसपास संसद में एक बहस हो रहा था और वाजपेयी जी ने कहा कि जब हमारा बजट पेश होता था तो लगभग शाम को 5 बजे होता था, अभी सुबह 11 बजे होता है, उस वक्त शाम को 5 बजे। तो वाजपेयी जी ने कहा कि इन अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जो छोड़ के चले गए जो रीतियां जो नीतियां, आज भी हम उसी को अपना रहे हैं, हम इन नीतियों को नहीं अपनाएंगे। और 2000 में वाजपेयी जी ने खूब खड़े होकर स्टैंड लिया और उसी स्टैंड लेने के कारण हम लोग बजट कब पेश करने लग गए? सुबह 11 बजे, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि 1860-61 का बजट जेम्स विल्सन ने कहाँ पेश किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, है ना। लिख लीजिए इसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट, नीचे लिख लीजिएगा, यह बजट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था। यह बजट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था। जितना भी काम अंग्रेजों ने किया है वो सिर्फ एक ही पर्पज से किया है, एग्जॉस्ट करना है, इंडिया को एग्जॉस्ट करना है। 1860-61 में हो गया। इसके बाद अब बताइए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? चलिए ये भी लिखिए। देश कब आजाद हुआ मित्रों? 1947 में। तो 1947 के बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? लिखिएगा, मोरारजी देसाई नहीं भाई। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम शेट्टी ने किया था। किसने? आर.के. षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी, कहीं कहीं चेट्टी भी मिलता है, शेट्टी और चेट्टी दोनों मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आर.के. षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। लिख लेंगे इसको, 1947-48 में। और लिख लिया आप लोगों ने? आर.के. षणमुखम शेट्टी, हिंदी में भी लिख देते हैं, देखिए षणमुखम। आर.के. षणमुखम शेट्टी। हाँ 47-48 में, 1947 में, 47। अच्छा मैं 2 साल क्यों लिख रहा हूं ये समझ रहे हैं ना आप? ये इस साल का होता है एस्टिमेटेड बजट, इसीलिए हमेशा बजट को देखिएगा सेशन एक आगे लिखा जाता है। 47 में पेश किया जाएगा, 48 का होता है ना। इकोनॉमिक सर्वे किसका होता है? 47 का। और बजट किसका होता है मित्रों? 48 का। समझ रहे हैं? ये तो जानते होंगे आप, षणमुखम शेट्टी, है ना। अब ये 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र देश कब हुआ था? अब गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? हाँ, जॉन मथाई। लिख लेंगे, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आता है स्वतंत्र और गणतंत्र में, भूल मत जाइएगा आप लोग, है ना। जॉन मथाई, कब किया था इन्होंने मित्रों? 50-51 में स्वतंत्र गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। हो गया क्या? हाँ 51-52 ही होगा, गणतंत्र 50 में हुआ, 50-51 लिखे हैं, 50-51 लिख दीजिए। 51 का ही बजट होता है, लेकिन सेशन 50-51 लिखा जाता है। हो गया। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री, लिखिए
सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री मोरारजी देसाई, 10 बार पेश किए हैं, 10 बार। लिख लीजिए इसको भी, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री लिख लिया आप लोगों ने? हो गया? आइए अब देखिएगा बजट आप कैसे पेश किया जाता है, सरकार कैसे बनाती है, थोड़ा उस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखेंगे, तब बजट, जब आप अभी का बजट पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आ पाएगा। देखेंगे सरकार बजट कैसे कैसे बांटती है और कैसे पेश करती है। बड़ा लिखें, ज्यादा लिखना है ना, ज्यादा लिखना है, बड़ा लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है ना पीछे, दिख रहा है, ज्यादा और भी लिखना है, बड़ा लिखेंगे तो दिक्कत। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दोनों आप लोग जानते हैं? जानते हैं नहीं जानते हैं? पहले इसको सुन लीजिए, फिर इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। रेवेन्यू बजट क्या होता है? इसको राजस्व बजट कहते हैं। राजस्व बजट जो होता है उसमें सरकार अपने छोटे लेन देन को दिखाती है, जो दैनिक लेन देन होता है उसको दिखाती है। और जो कैपिटल बजट होता है, पूंजीगत बजट, आप नाम से आपको लग रहा होगा पूंजी से संबंधित, जैसे 5,000 करोड़ की बात हो गई, 10,000 करोड़ की बात हो गई, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। 100 करोड़ की बात हो गई, उसके बारे में कहाँ बात करेंगे? यहाँ। तो सरकार क्या करती है, अपने बजट में 2 सेक्शन बांट देती है ताकि हम आसानी से लोगों को समझा सकें और सारे मंत्री लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। अभी रेवेन्यू बजट को भी लिखवा देंगे 2-2 लाइन में, कैपिटल बजट को भी, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, पूरा पहले डेटा देख लेते हैं उसके बाद। रेवेन्यू बजट में 2 चीजें होती हैं, एक रिसीविंग और दूसरा एक्सपेंडिचर, व्यय। अभी का आपको जब हम दिखाएंगे वो बजट, तब आपको इन सारे वर्ड्स को देखने को मिलेंगे। प्राप्ति, प्राप्ति 2 तरीके से होता है। अच्छा दिख रहा है ना, नीचे लिखेंगे तो दिख जाएगा, पीछे दिक्कत नहीं होगा ना। फ्रॉम टैक्स, फ्रॉम नॉन, किसी को कोई फोटो खींचिए ग्रुप में डाल दीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो। फ्रॉम नॉन टैक्स, इसको लिख लीजिए, पहले ये उतार लीजिए। देखिए हम बता रहे हैं कि रेवेन्यू सरकार के छोटे बजट की बात कही जाती है, जहां छोटा पैसा आता जाता है दैनिक लेन देन पे। इसमें 2 तरह का होता है, एक रिसीविंग एक्सपेंडिचर, यानी प्राप्ति कहां कहां से हो रहा है इसमें और खर्च कहां कहां कर रहे हैं। प्राप्ति 2 तरीके से होता है, एक टैक्स से होता है, आपको पता है टैक्स 2 तरह के होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। दूसरा नॉन टैक्स से होता है। नॉन टैक्स से क्या क्या होता है कोई बताएगा? किसका चालान कटा हुआ है? बाइक का किसी का कटा है? ये वो सब इसमें आ जाता है, फी, फाइन, बिल, ये सब इसमें आ जाएगा, अभी बताएंगे। इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए इसको। फ्रॉम नॉन टैक्स और फ्रॉम टैक्स, यानी टैक्स से और नॉन टैक्स से। ये प्राप्ति में है। कर से नीचे, 1 सेकंड रुक जाइए, इसको बड़ा कैसे होगा, 1 सेकंड रुक जाइए, बोल दें।
क्या दिख रहा है अब? ऊपर वाला लिख लिए होंगे, नीचे वाला बड़ा कर दिए। प्राप्ति में फ्रॉम टैक्सेस और फ्रॉम नॉन टैक्सेस, ठीक है। इसमें थोड़ा और बढ़ेगा, ये एक बार और लिखवाना होगा इसको। अभी जगह कहाँ है, लिखवाएंगे। फ्रॉम टैक्सेस में आप लोग लिख लेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसके नीचे लिख लेंगे ऐसे करके, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसमें लिख लीजिएगा। इसमें लिखिएगा फ्रॉम नॉन टैक्स में, रुके हैं भाई, और आप लोग सीधे कॉपी पे बना लिए हैं क्या? पोर्ट्रेट करके कॉपी बनाना था ये वाला, ऐसे करके बनाते तो पूरा पेज में अच्छे से सारा आ जाता। पहले बताना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई भाई। हाँ, अभी ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। फ्रॉम टैक्स में लिख लीजिएगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें लिखिएगा फ्रॉम नॉन टैक्स में फी के बारे में जानते हैं आप लोग? फी, फाइन, बिल, यहां नहीं लिखना, लिखना यहां है। फी, फाइन, बिल, फी, फाइन, बिल, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो ही होगा फ्रॉम टैक्स में। टैक्स दो ही तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये आप जानते होंगे। नॉन टैक्स कितने तरह के होते हैं, ध्यान रखेंगे, फी, फाइन, बिल, और एक वर्ड होता है डिविडेंड, लिख दें। ऊपर में नहीं लिखेंगे, अलग लिख रहे हैं तो आप लोग गड़बड़ा दीजिए। देखिए फ्रॉम नॉन टैक्स में क्या होगा, यानी नॉन टैक्स से जो सरकार का रेवेन्यू आता है उसमें क्या क्या आता है? फी, फाइन, बिल, डिविडेंड। हिंदी में इसको बोलते हैं लाभांश, मैं सबको लिख दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं, बिल को बिल ही बोलते हैं, फाइन को फाइन ही बोलते हैं, फी को फी ही बोलते हैं। लिख लीजिएगा इसको। और बताइए कोई वर्ड जो आप नहीं जानते हो इन चारों में से, तो उसको भी समझा देंगे। आप बताइए, नीचे वाला नहीं जानते हैं, बाकी तीनों जानते हैं ना? बता दीजिए तीनों के बारे में पहले। हाँ, बता रहे हैं, अभी बताएंगे। दोनों में अंतर होता है, बेसिक अंतर होता है, समझ जाइएगा। अभी पूछ लें जो लोग जानते होंगे उनसे, उसके बाद सब बिल आएगा, बिल ही होता है, बताएंगे। अभी लिख लिए आप लोग। आप चारों में अंतर बताएंगे क्या क्या होता है। कोई व्यक्ति जो चारों के बारे में जानता हो, देखेंगे क्या होता है। ये जब आप टैक्सेशन पढ़ेंगे वहां भी आपको पढ़ना होता है, आपको सिलेबस में नहीं है, बीपीएससी वगैरह में तो इन चारों को बताया जाता है। सुन लीजिएगा, मेरा हल्ला मत करिए। फी, आप फी कब पेड करते हैं मित्रों? सर्विस लेने से पहले, बिफोर सर्विस आप पे करते हैं। ये कब पे करते हैं? बिफोर सर्विस। फाइन कब पे करते हैं? गलती करने के बाद, यानी किस लिए? कानून को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए तो करते हैं फाइन। किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए। आप हेलमेट पहन के नहीं आइएगा तो आप क्या किए हैं? लॉ को तोड़े हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के लिए करते हैं, है ना? बिल क्या होता है बताएंगे? फी और बिल में क्या अंतर है? कोई व्यक्ति सर्विस के बाद, आफ्टर आप क्या करते हैं? बिल को आफ्टर सर्विस पे करते हैं, और फी को क्या करते हैं? बिफोर सर्विस, है ना? यही अंतर होता है। एक जो मूल वर्ड है डिविडेंड, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये बड़ा न्यूज में रहता है हमेशा। डिविडेंड जानते हैं क्या होता है? इसको हिंदी में लाभांश बोलते हैं। जब सरकार अपना शेयर किसी कंपनी में लगाती है और उससे फायदा जो होता है उसी को कहते हैं लाभांश। जैसे आप OICL जानते हैं, इंडियन ऑयल को जानते हैं। इंडियन ऑयल किसका उपक्रम है मित्रों? सरकार का उपक्रम है, लेकिन इसमें प्राइवेट लोगों का भी शेयर होता है।
तो जब प्राइवेट लोगों का शेयर होता है, सपोज ऐसे करिए कि सरकार का इसमें है 70% और प्राइवेट का है 30%, ऐसा हुआ। और यदि कंपनी मुनाफे में आती है 5,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये को बांटा जाएगा ना जी। सरकार को इसका 70% का हिस्सा मिलेगा और प्राइवेट को कितना मिलेगा, 30%। तो सरकार जो 5,000 मुनाफे का 70% हिस्सा होगा, वही क्या होगा, डिविडेंड होगा, वही लाभांश होता है। समझ गए आप लोग? न्यूज में खूब देता है इसके बारे में, न्यूज में खूब इसके बारे में देता है। डिविडेंड होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है। अभी जो प्राइवेटाइजेशन वाला वर्ड आया, तो निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश कर रही थी तो खूब चीख चिल्ला के कह रही थी कि वी आर कलेक्टिंग द 5,000 करोड़ फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। वो दोनों शब्द यहीं से आए थे। अभी हम आपको डिसइन्वेस्टमेंट के अभी बारे में बताएंगे। इधर डिविडेंड होता है और उधर डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जब बड़ा पैसा आएगा तो ये कहाँ कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। आपको वहां समझाएंगे क्या होता है। अभी डिविडेंड समझ गए? यदि आपका मन हो तो इसको लिख लीजिए, फायदे का चीज है, फायदे का चीज है, चाहे तो लिख लें इसको। क्या हो गया, लिख लेंगे इसको। लिखना है या आगे बढ़े? हम आगे बढ़े, चलिए। शेयर मार्केट का प्रॉफिट का अलग सिनेरियो है, वो अलग सिनेरियो। वो देखिए, शेयर मार्केट के लिए सरकार ने सेबी को बना रखा है। उसके लिए 2-3 एक्सचेंज है, आप जानते होंगे, निफ्टी आप जानते होंगे, सेंसेक्स आप जानते होंगे, एनएसई। ये इसकी जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई है, इससे उनको लेना देना नहीं है ना। आ जाइए, फ्रॉम टैक्स नॉन टैक्स हो गया। एक्सपेंडिचर सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी, छोटे पैसों को सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी। तो पहला लिख लेंगे इसमें, प्लान फॉर स्टेट, दूसरा प्लान फॉर सेंट्रल, प्लान फॉर स्टेट एंड प्लान फॉर सेंट्रल। जिस राज्य सरकार को पैसा देती है सरकार, राज्य सरकार के लिए जैसे मिड डे मील योजना है, आप जानते होंगे, इसके लिए सरकार पैसा देती है ना, केंद्र सरकार, वो यहीं से पैसा उठा के देती है। जब आप बजट का डेटा देखेंगे तो सरकार यहाँ से पैसा देती है। और केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री सड़क योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो पैसा देगी वो सरकार कहाँ लिखेगी, प्लान फॉर स्टेट में लिख लिए। इसके अलावा आपको सैलरी मिलता है, सैलरी कहां से खर्च किया जाता है, यहीं से लिख लीजिएगा, प्रशासनिक खर्च, प्रशासनिक खर्च। अभी आपको लास्ट में समझ में आएगा ये सारी चीजें, जब आप बजट अभी का बजट पढ़ेंगे। तो उसके आगे आप सैनिकों को डिफेंस में देखते होंगे कि हर साल उनका मास्क बदला जाता है, बहुत हाई लेवल का मास्क बनता है, काफी कॉस्टली बनता है। ये मास्क मुंह वाला, हाथ वाला, जो कश्मीर वगैरह में रहते हैं, उसका खर्च सरकार कहाँ से निकालती है, इसी रेवेन्यू बजट से निकालती है। यानी डिफेंस पे खर्च, डिफेंस पे खर्च, डिफेंस पे खर्च लिख लेंगे। क्या हो गया, हाँ बिल्कुल अलग है। प्रशासनिक का मतलब ये हो गया कि आप टीचर बनने जा रहे हैं ना, आपके स्कूल में हर महीना आता है, हर महीना आपके ऑफिस मेंटेनेंस का खर्च आता है। जानते हैं, हेडमास्टर साहब मार के बैठ जाते हैं, जो हेडमास्टर बनेंगे वो जानते होंगे, वो सब खर्च कहाँ आता है, यहीं से जाता है। डीएम ऑफिस में हर महीने खर्च दिया जाता है कि कोई चीज टेबल टूट गया है, कुछ गंदा है, कुछ बदलना है, तो हर महीने प्रशासनिक खर्च भेजा जाता है यहीं से। वो सब बेशक मार के उसमें अधिकारी बैठ जाते हैं, लेकिन पैसा यहाँ से हर महीने बिल बन के जाता है और वहां से आता है, वो हो गया। और डिफेंस पे खर्च वो अलग आ गया। डिफेंस पे खर्च सरकार के पास डेटा होता है, कितने अपने आर्मी के ऑफिसर्स को, आर्मी को हमें मास्क बनाना है, हमें जूता बनवाना है, वो सब कहाँ से होता है, डिफेंस से, डिफेंस पे खर्च से। लिख लिए आप लोग इसको, इसके नीचे ईटीसी लिख दीजिएगा, ईटीसी। आपको लग रहा होगा कि बजट पेश करना बड़ा आसान चीज है,
सही बताएं, लगभग 12 से 15 लोग उस कमेटी में होते हैं। सर दुखा जाता होगा बजट बनाने में, इतना ज़्यादा खर्च होता है, एक एक डेटा को लिखना पड़ता है एक एक सिलेबस में। जहाँ इधर उधर 1 रुपया भी हुआ, विपक्षवा वाला लेके बैठल रहता है, इतना मोट वो हाँ किताब कॉपी लेके तुरंत चिल्लाना स्टार्ट कर देगा। कैसे? अभी बताएंगे कैसे बनता है। 2 गो नहीं बनता है, बनता है 1 ही गो, उसी में सुधार किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। हो गया ये वाला। लगभग आपने रेवेन्यू बजट को देख लिया। रेवेन्यू बजट में मोटे तौर पे क्या होता है, छोटे पैसों की लेन देन होती है, जो कम अवधि की बात की जाती है ना। जो जैसे 100 करोड़ की बात हो गई, 50 करोड़ की बात होगी, वो सब सरकार इस डेटा में लिखती है। 500 करोड़ की बात हो जाएगी, 1000 करोड़ की बात हो जाएगी, वो सरकार कहाँ लिखेगी, यहाँ लिखेगी। तो अब दूसरे पे आएंगे, कैपिटल बजट पे। कैपिटल बजट पे आएंगे, आप अपने कॉपी में सेम लिखिएगा, हम अलग बना रहे हैं। कैपिटल बजट, इसको पूंजीगत बजट कहते हैं। इसमें भी 2 धारा होता है, एक आना और एक जाना, है ना, रिसीविंग और एक्सपेंडिचर, प्राप्ति और व्यय। क्या हो गया, चलिए लिख दिए। अभी वो गलत है, प्राप्त ऐसे है, ठीक है ये। चलिए लिख लेंगे। आप लोग भाई शिक्षक हैं, आप लोग सिखा सकते हैं। असली गुरु तो आप ही लोग हैं। हाँ, हम लोग तो बाई प्रोफेशन लॉयर हैं, बाई प्रोफेशन, मेरा तो कई प्रोफेशन है, हम लॉयर भी हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो सब मिल जाता है। सही शिक्षक तो आप ही लोग हैं। प्राइमरी एजुकेशन को ही ना, आप एक फिलोसोफर हुए हैं, उनका नाम है, उनका टाइटल है कॉरिडो। उन्होंने लिखा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई एजुकेशन है, फ्रांस के हैं वो, और उन्होंने ये बात बताया है फ्रांस के एजुकेशन पे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन है, जिसका बागडोर आप लोगों के हाथ में जा रहा है। तो आप लोग तय करेंगे कि बिहार का भविष्य कैसा होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग हैं। हाँ, चलिए, नई बात तो सही है, आप लोगों के हाथ में सब चीज़ है। देखेंगे सर, अब थोड़ा यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ 2-4 टर्म सीखने की चीजें हैं। रिसीविंग यानी बड़ा पैसा कहाँ कहाँ से सरकार को आता है। आप एक बात जानते हैं, मोदी जी जापान कुछ दिन पहले गए थे। अरे वो तो जाते रहते हैं, कुछ दिन पहले गए थे। वहां से कितना पैसा लेके आए थे मित्रों, 60,000 करोड़ रुपया लोन लेके आए थे। जानते हैं ना आप लोग, वो लोन कहाँ ऐड होगा मित्रों, यहाँ ऐड होगा। लोन कहाँ लिखा जाएगा जो लेके आया जाएगा, यहाँ 60,000 करोड़ रुपया लोन लेके आए, और मोदी जी हैं बड़े चालाक आदमी, और जानते हैं दे के क्या आए हैं, लोन के बदले दे के आए हैं गीता का बुक दे के आए हैं वहां के प्रधानमंत्री को। और 60 साल का लोन है वो, 60 साल के बाद ना प्रधानमंत्री ये रहेंगे ना वहां का प्रधानमंत्री रहेगा, और जब गीता खोला जाएगा तो मिलेगा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास नहीं है, वो तुम्हारा है ही नहीं। फिर वहां का प्रधानमंत्री सोचता रह जाएगा। तो मोदी जी इस मामले में बड़े चालाक हैं। वो कहाँ ऐड किया जाएगा, यहाँ लोन में। और बताइए, लोन के अलावा एक बड़ा वर्ड आता है जो आजकल आप देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी का बड़ा फोकस है, रेलवे का। आप देख लीजिए, रेलवे का जो शेयर है, पहले जो था रेलवे का शेयर वो ऐसे था, 90% सरकार का था और 10% प्राइवेट का। हाल फिलहाल रेलवे के कुछ स्टेशनों को हमने प्राइवेट लोगों को दे दिया है। तो आप लोग एक शब्द सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन सही बात ये नहीं है। आप समझते नहीं, आप लोग के शब्दों के साथ क्लू खेल जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग। प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, इसको एक नए शब्द से बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में विनिवेश बोला जाता है। होता क्या है
कि ये जो 90% का हिस्सा अभी तक सरकार के पास था, सरकार ने कहा कि अब 10% और किसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, प्राइवेट को। अब सरकार के पास कितना हिस्सा बच गया मित्रों, 80%। तो जब आप कहिएगा कि प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, कहेगा मूर्ख हो क्या, हम प्राइवेट नहीं किए हैं, विनिवेश किए हैं। विनिवेश का मतलब ये होता है कि सरकार अपना कुछ शेयर जब किसी पार्टी, प्राइवेट पार्टी को दे दे तो उसको कहते हैं विनिवेश। और प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन का फिलॉसफी ये होता है कि देखिए अभी 51% और 49% है, 51% सरकार के हाथ में है किसी कंपनी का शेयर, तो वो कंपनी कैसा है, सरकारी है। तो जब तक ये 51% से कम नहीं होगा तब तक आप उसको निजीकरण नहीं कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो सरकार बताइए, ये रेलवे 80% किसके हाथों में अभी भी, तो ये प्राइवेट हुआ जी, नहीं हुआ, ये क्या हुआ, सरकारी ही हुआ। लेकिन सरकार ने क्या किया है, विनिवेश किया है। न्यूज़पेपर वाले इसी क्लू के साथ खेलते हैं, संसद में इसी तरह। अच्छा एक बात और है, आप ये मत समझिए कि पार्टी ही खेलता है, विपक्ष भी कभी इस बात को नहीं उठाता है कि विनिवेश किया जा रहा है। वो भी जानता है कि यदि हम इसके बात को उठाएंगे तो वो हमारे बात को उठाएगा। चाहे पार्टी कोई भी हो, दोनों इस समय खेलता है इन सभी मुद्दों पे, और बहुत पैसा आता है इससे। अब जानते हैं 10% रेलवे का शेयर आप प्राइवेट लोगों को देंगे तो कितना पैसा आएगा, बहुत पैसा। अभी नहीं आया होगा ना तो 50,000 करोड़ से ज्यादा सरकार के पास पैसा आया होगा, जो 2-4 स्टेशन प्राइवेट दिया गया है। समझ गए बात, 50,000 करोड़ से ज्यादा सरकार को पैसा आया होगा। और सरकार कहेगी, सर अभी हम कल देख रहे थे पर कैपिटा इनकम 1,72,000 रुपया पर कैपिटा इनकम हो गया है। एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम 1,72,000 रुपया हो गया है। आप देख के ताजुब होंगे कि इतना पैसा कहां से। ऐसा नहीं है कि आपका इनकम ज्यादा है मित्रों, सही बात यह है कि सरकार क्या कर रही है, अपने डेटा को सुधार करने के लिए इधर से इधर, समझ गए, 10% बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हुआ है तो सरकारी ही, लेकिन सरकार के पास रेवेन्यू तो ज्यादा आ गया, पैसा तो ज्यादा आ गया। अब सरकार कहे कि हमें तो इनकम हो ही रहा है, लेकिन सही बात क्या है कि इससे अपनी अर्थव्यवस्था लचर हो रहा है। समझ गए। तो आप एक वर्ड आता है विनिवेश, इसको समझ गए विनिवेश क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं विनिवेश, हिंदी में भी लिख दिए, विनिवेश बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में विनिवेश बोलते हैं। और प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है अभी देश में, क्या हो रहा है, विनिवेश हो रहा है। अब कोई बोले कि प्राइवेटाइजेशन नहीं है तो उसको बताइएगा कि विनिवेश एक स्तर है, बार बार विनिवेश होगा तो प्राइवेट नहीं हो जाएगा जी। ये 10% 3 बार किया जाए तो चौथा बार ये 40% नहीं हो जाएगा। तो उसको समझाइएगा कि वर्ड के साथ ना खेले। नेता लोग इसी वर्ड के साथ खेल रहे हैं, वो कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, प्राइवेटाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हो, तुम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, 3-4 बार कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन ना तो पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को जानता है कि यदि हम उसकी बात को कहेंगे तो हमारी बात को कहेगा। 3 कंपनियां, अभी महारत्न 16 कंपनियां थी, अभी आप लोग के जो नोट्स है उसमें हमने अपडेट कराया है, उसमें पहले 16 कंपनियां थी, अब उसको कम करके 14 कंपनी, 2 महारत्न कंपनियां बेच दिया सरकार ने, आप लोग को पता तक नहीं चला। 2 महारत्न कंपनियां बेचने का मतलब समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, कई 100 करोड़ फायदा हुआ होगा सरकार को। लेकिन सब इसको, इन चीजों को गोल गोल घुमा के, लोग जानते नहीं है इन चीजों को, गोल गोल घुमा दिया जाता है। थोड़ा सॉरी, क्या कह रहे हैं, हाँ तो है, ये है, इसमें कहने की क्या बात है। कोई इकोनॉमिस्ट को कुछ बोल रहा है, मान लीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि भाई भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं कि आप भारतीय कंपनियों को बेच के भारत से रोजगार खत्म कर रहे हैं, तो उसको साइडलाइन कर दिया गया। हाँ, मनमोहन सिंह कुछ बोलते हैं, उसको सीरियस नहीं लिया जाता। चीजें ठीक नहीं है, ये सब चीजें जो है ठीक नहीं है। हम लोग उस अमेरिका नहीं है कि पूंजीगत मतलब कैपिटलिस्ट हैं कि पूंजीगत तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम लोग को आम जनता का ध्यान रखना होगा। सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी तो सही बात यह है कि ये सही बता रहे हैं आपको, सरकारी नौकरियां प्राइवेट कर करके खत्म कर देंगे तो गांव के बच्चों में तो जुनून और जज्बा खत्म हो जाएगा भाई पढ़ने के लिए। वो एक ही तो आस लेके बैठता है कि हम यदि लोअर क्लास में है तो अपर में जाने के लिए कि IAS का एग्जाम निकाल लेंगे, आप PCS का एग्जाम निकाल लेंगे, यही होता है ना, मूल रूप से यही होता है। हम लोग 7 साल 8 साल अपना जीवन क्यों बर्बाद किए दिल्ली में, इसीलिए तो किए हैं कि हम आपको बताया लिटरली 7-8 सालों से हम दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए किए थे कि मेरा IAS होगा, कर रहे हैं इसीलिए कि हाँ IAS हो जाएगा। लेकिन यदि सीटें कम कर दी जाएगी, अब IAS का पोस्ट प्राइवेट किसी सेक्रेटरी को दे दिया जाएगा तो क्या फायदा होगा हमें। आज से हमारे पीछे हमारे गांव में आने वाला, हमारे घर से आने वाला लड़का पढ़ेगा जी, कहीं नहीं पढ़ेगा।
तो आप प्राइवेट नौकरियों को बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरियां खत्म नहीं कर सकते हैं। रेलवे को आप प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, हो सकता है कि क्षणिक ठीक हो, लेकिन आप गांव के तरीके से देखिएगा तो वो चीजें ठीक नहीं है। तो कुछ खराब नहीं कर रहे इकोनॉमिस्ट लोग, लेकिन फिर भी सरकार इस बात को मान कहाँ रही है। सरकार लगातार किए जा रही है। अभी देखिए ना, ये सीन है, रेलवे फिर बिकने वाला है। आपको बता दें 4-5 स्टेशन का पूरा फाइनल डील हो चुका है, फिर जा रहा है 4-5 स्टेशन। हाँ सही बता रहे हैं आपको, फिर 4-5 स्टेशन और जा रहा है। हम जिसमें आपके आसपास का स्टेशन है बता दे रहे हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाला है बहुत जल्दी, बताएंगे। अरे ऑन रिकॉर्ड हो रहा है यार, क्या क्या बोलो आदमी। चलो भाई लिखो, हमको भी दिल्ली में रहना है। लिखो, ये आप लोग लिख लीजिए, इसको लिखिए। हाँ एयरपोर्ट्स भी बिक रहे हैं, बहुत चीजें हो रही है, इसको लिखिए आप लोग, लिख लिए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब लिखना है या आप लोग समझ गए हैं? आप लोग ब्रैकेट डाल के लिख लीजिएगा, ब्रैकेट डाल के वहां लिख लीजिएगा। इससे पूछा जा सकता है क्योंकि खूब हाईलाइटेड है ना, इसलिए हमने बता दिया। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डिसइन्वेस्टमेंट करंट में क्वेश्चन पूछ देगा, हम आपको बता रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा इकोनॉमिक्स से पूछेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करंट का पार्ट है, पूछ देगा वहां से। करंट में करंट अफेयर्स जो पूछेगा वहां पूछ देगा विनिवेश क्या है। सरकार ऐसे पूछ देगा कि जब सरकारें विनिवेश करती हैं तो वो लोक हित में होता है या नहीं होता है। क्या बताएंगे आप लोग? हाँ ऐसे ही जोर से चिल्ला के बताना होगा, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लगाइएगा वहां पे, है ना। ठीक, तो आप लोग को वो मिल रहा है ना, OMR सीट मिलेगा ना, तो गाढ़ा टिक मारना है उसमें, ठीक है, एकदम सरकार को पता चले। अगला बताइए, कैपिटल बजट में और रिसीविंग क्या होता है? लोन जो हम दूसरे से लेते हैं। ये लोन ऐसा नहीं है देने वाला नहीं है, लोन क्या है? ले रहे हैं, वो वाला लोन है। डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश। इसके अलावा और बताइएगा क्या होता है कैपिटल बजट में? ज्यादा पैसा और कहां से आता होगा? सहयोग के रूप में ना, टैक्स तो आप छोटा चीज हो गया, इधर आ जाएगा। टैक्स, नॉन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी इधर आ जाएगा। अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स अभी कितना है नहीं जानते आप लोग? सब आज लिखवा देंगे, रुक जाइएगा, लास्ट में लिखवा देंगे। अभी कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया है 5%, 35%, पहले 40% था, 35% कर दिया गया, आज लिखवा देंगे। ठीक, इसमें ETC लिख दीजिएगा मूल रूप से। अब बहुत चीजें हैं, छोटे छोटे चीजें आती हैं इसमें, ETC कर दीजिएगा, ETC कर देंगे। क्या मादक पदार्थ? ना सब मादक पदार्थ का अलग कॉन्सेप्ट है, वो मादक पदार्थ आपको नहीं पढ़ना है। मादक पदार्थ के लिए 5 चीजें अलग आती हैं। इंडस्ट्रियल एक्ट 1991 में, वो आपके सिलेबस से बाहर है, वो UPSC लेवल का है। आइए व्यय में देख लेते हैं। जो लोन आप लिए हैं जापान से, मोदी जी जो लोन लेके आए हैं, 60 साल बाद लोन रिटर्न होगा कि नहीं? रिटर्न होगा भाई, ये तो रिटर्न ऑफ लोन, रिटर्न ऑफ लोन। हाँ हम लोग रिटर्न करेंगे, हम सब है ना, हम लोग कमा के पैसा रिटर्न करेंगे, हम लोग के बच्चे करेंगे, हम नहीं करेंगे तो। रिटर्न ऑफ लोन, इसको लिख लेंगे, रिटर्न ऑफ लोन। जानते हैं लोकतंत्र, सुनिए आप, लोकतंत्र में ना सबसे बदमाश कौन होता है? स्टेट मतलब सरकार। सरकार से बदमाश कोई नहीं होता है। सरकार क्यों लिया है, क्या लिया है, ये आप तभी पूछेंगे जब उसको सत्ता से उतारेंगे। जब तक सत्ता पे बैठा है आप कुछ नहीं कर लेंगे। ज्यादा बवाल करिएगा, मंत्री हो या नेता रहे हो, लाठी से पिटा जाइए। छोड़िए। हाँ व्यय में हम लोग कहाँ करते हैं? रिटर्न ऑफ, ज्यादा बोल रहे हैं हम, ठीक है, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, जाएगा ना तो हमको। चलिए रिटर्न ऑफ लोन। दूसरा जानते हैं कहाँ खर्च किया जाता है सबसे ज्यादा, जिसको बजट में सबसे खूब तरीके से पेश किया जाता है? 8% बजट का खर्च किया जाता है किस पे? सेना पर, बहुत बढ़िया। डिफेंस, शिक्षा पे छोटा पैसा हो गया, शिक्षा पे इतना नहीं किया जाता है। कहाँ? डिफेंस। आप जानते हैं डिफेंस में कौन सा, आपने एक बात देखा होगा, डिफेंस मैंने कैपिटल में भी लिखा है और रेवेन्यू में भी लिखा है। क्यों? क्योंकि यदि जो छोटा मास्क बनना, जूता बनना, ये सब कहाँ आ जाएगा?
रेवेन्यू में। लेकिन किसी डिफेंस के लिए हेलीकॉप्टर खरीदना हो, वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में। समझ रहे हैं ना बात? वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में। डिफेंस दोनों जगह काम करेगा। हर साल मास्क, जूता, कपड़ा ये सब बनता है, वो रेवेन्यू में आ जाएगा। और जब यदि किसी हथियार खरीदना हो या वो फाइटर जेट वगैरह खरीदना हो, वो सब कहाँ जाएगा? इसमें आ जाएगा, है ना। इसके आगे आप ईटीसी लिख दीजिएगा, इसके आगे ईटीसी लिख दीजिएगा। मूल रूप से जो बड़ा बड़ा पॉइंट है वो हमने आपको लिखवा दिया है, ईटीसी लिख देंगे। जो खेल खेल छोटा चीज हो गया, सब रेवेन्यू में आ जाएगा। ईटीसी एडमिनिस्ट्रेशन खर्च में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन बताए नहीं थे, प्रशासनिक खर्च रेवेन्यू में, प्रशासनिक खर्च उसमें सारा वेतन आ जाएगा। हो गया ये? सॉरी, बहुत नहीं, हम बहुत चीज इसमें से काट दिए जो आप लोगों के नहीं, आप लोगों के लायक नहीं है। हाँ, वो खैर समझदारी की वो अलग की बात है। आप लोग इसको समझ गए? एक बार इसको देख लेंगे, सॉरी, एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे। ये है ना रेवेन्यू, अच्छा यही है, रुक जाइए। ये बजट, इसके बारे में मैंने पूरा लिखवा दिया है, कोई छूटा तो नहीं है। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट के बारे में पूरा लिखवा दिया है, कैपिटल बजट के बारे में पूरा लिखवा दिया है मैंने, अलग अलग सेक्शन करके। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे बजट पेश किया जाता है, बजटरी प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सरकार, हाँ बोलिए। फ्रॉम टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स में। देखिए सरकार क्या करती है, इतना बड़ा पोथी पत्री आप देखे होंगे कि जब बजट पेश होता है तो इतना मोटा जो नोट्स निकलता है बजट का। तो सरकार क्या करती है कि दो सेक्शन में बांटती है, पहला रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू में छोटे पैसों को रखा जाता है, कैपिटल में बड़े पैसों को रखा जाता है। रेवेन्यू के भी अलग अलग पार्ट बनते हैं, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू में पैसा है। रिसीविंग में, रिसीविंग दो तरीके का होता है, टैक्स और नॉन टैक्स। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करते हैं, तो प्लान फॉर स्टेट, प्लान फॉर सेंट्रल, और उसके अलावा जो है प्रशासनिक खर्च में, प्रशासनिक खर्च में जो सैलरी आपका आता है कहाँ से आता है, यही प्रशासनिक खर्च से। डिफेंस के छोटे छोटे खर्चा को हम कहाँ, डिफेंस में इसी रेवेन्यू में रखते हैं, जूता बनना, सॉक्स बनना, ये सब इसमें रखते हैं। कैपिटल बजट में बड़े पैसों की बात होती है, लोन लेना और लोन देना, या कोई सरकार शेयर बेचती है, वो सब कहाँ आ जाएगा, कैपिटल बजट में आ जाएगा। सरकार, हाँ एक बात और, सरकार अभी जो संसद बनाई है ये कौन से बजट का हिस्सा है, रेवेन्यू का, ये कैपिटल का, कैपिटल का। क्वेश्चन आ सकता है, सरकार ने कौन से बजट के पैसे, कौन से बजट के खर्च से नया संसद बनाया, तो आपको क्या मारना होगा, कैपिटल बजट का। इसके कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति बनी थी, वो कहाँ का खर्च है, कैपिटल का। आप नॉर्मली इस बात को समझ लीजिए कि जो भी बहुत बड़ा पैसा होगा वो कहाँ आ जाएगा, कैपिटल में, और जो छोटा पैसा होगा वो रेवेन्यू में। ऐसे आप समझ लेंगे, रेवेन्यू बजट जो है छोटे लेन देन और कम अवधि की लेन देन होती है ना। और कैपिटल बजट क्या होता है, बड़ा पैसा और बड़े अवधि की लेन देन होती है ना। सरकार अपने आसानी के लिए दो हिस्सों में बांट के बजट को रिप्रेजेंट करती है। लगभग बजट का फॉर्मा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि सरकार बजट बनाती कैसे है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे कि बजट पेश कैसे किया जाता है, संसद में कैसे लाया जाता है, इसको देखेंगे, और उसके बाद करंट बजट को देखेंगे, है ना। पहले ये देख लेंगे कि संसद में बजट कैसे पेश किया जाता है। तो आप लोग हेडलाइन एक डालेंगे, लिखिएगा बजटरी प्रोसेस। बजटरी प्रोसेस कैसे ऐड होगा, अरे क्या हो गया, समझ में तो आ रहा है ना आप लोग को मोटे तौर पे। अच्छा, ये बजट दोनों के लिए होता है, राज्य सरकार भी अपना ऐसा ही बनाती है और केंद्र सरकार भी ऐसा ही बनाती है। लेकिन जो बजट से क्वेश्चन आते हैं मुख्य रूप से स्टेटिक बजट से, वो केंद्र सरकार को ही बीच में रख के पूछा जाता है ना। आगे लिखेंगे बजटरी प्रोसेस। बजटरी प्रोसेस, बजट कैसे पेश किया जाता है। हेलो सर, प्लीज मेरा नंबर ग्रुप में ऐड करना है। अरे तो वो हमसे थोड़ी ऐड कर, आप टेक्निकल टीम से बोलिए। बजटरी प्रोसेस, बजटरी प्रोसेस यानी बजट कैसे कैसे पेश किया जाता है, कब पेश किया जाता है, कुछ व्यापक बदलाव हुए हैं, इसको भी देखेंगे। क्या हो गया, नहीं दिख रहा है,
समझ में सबको आ रहा है ना? चलिए लिखिएगा बजटरी प्रोसेस। बताएंगे बजट कब पेश होता है, फरवरी के कौन से दिन? सुनिए, फरवरी के लास्ट दिनों में, लास्ट हफ्ते में पेश किया जाता था। मोदी जी आए तो मोदी जी ने कहा कि जैसे वाजपेयी जी ने व्यापक बदलाव किया कि 5 बजे के बजट को कब कर दिया, 11 बजे, तो मोदी जी बोले कि अब हम इसमें और बदलाव करेंगे, और इस बदलाव को क्या किए, 28, 27, 26 को जो बजट पेश होता था उसको ये 1 फरवरी को पेश करना प्रारंभ कर दिए। तो लिख लीजिएगा बजट कब पेश किया जाता है, 1 फरवरी, पहला वर्किंग आवर में, यानी कार्यकारी घंटा में। अभी हाल फिलहाल बदलाव हुआ है, तो क्वेश्चन यदि ये पूछे कि बजट फरवरी के कौन से दिन पेश किया जाता है, तो आपको मारना होगा 1 फरवरी, और ऐसे दे दे 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, तो क्या मारिएगा 2 फरवरी। 1 फरवरी ऑप्शन में गायब कर दे तो जो सबसे पहला होगा उसी को मारना होगा, जो सबसे करीब होगा, है ना, क्योंकि उसको वो मान लेगा कि 1 फरवरी को संडे पड़ गया, तो 2 फरवरी मारना होगा। ठीक है, 1 फरवरी। अभी क्वेश्चन आ गया था, एक उत्तराखंड नहीं, ई नहीं मारिएगा आप, 2 फरवरी मारिएगा, चलेगा। नहीं, सुन लीजिए हम क्यों बता रहे हैं। अरे और ऐसा गलती मानेगा तो हम ऑब्जेक्ट करेंगे हाई कोर्ट में, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, हम खड़े हैं, टेंशन मत लीजिए, हम खड़े हैं। हम बता रहे हैं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो विधि है ना, कहीं लिखा हुआ नहीं है संविधान में, ट्रेडिशनल है, मतलब परंपरागत है, इसको परंपरा के रूप में फॉलो किया जाता है, कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए यदि क्वेश्चन पूछे और गलत काट देगा तो इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे मारेंगे 1 फरवरी या 2 फरवरी। 1 फरवरी को पेश किया जाता है। पेश कौन करता है मित्रों, वित्त मंत्री, ये तो जानते होंगे, वित्त मंत्री पेश करती हैं। हाँ, छुट्टी ही रहता है, हाँ, संसद का भी छुट्टी रहता है, ध्यान देंगे, किसी स्पेशल सेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसा छुट्टी रहता है। वित्त मंत्री पेश करती है 1 फरवरी को, यानी फरवरी के पहले दिन, पहले घंटे। उसके बाद होता यह है कि वित्त मंत्री अपना भाषण देती है कि हम बजट में क्या क्या लेके आए हैं, और इतना मोटा पन्ना होता है, और बजट पेश करने के बाद बाकी सभी सांसदों तक वो पन्ना पहुंचा दिया जाता है हर टेबल पर, और उसके बाद क्या कर दिया जाता है, छुट्टी। किस लिए, ताकि सभी सांसद लोग पढ़ें। तो अगला दिन क्या होता है, छुट्टी, और उसके अगला दिन, अब बहस अभी नहीं होगा, बाद में होगा, उसके अगला दिन भी क्या रहता है, 2 दिन छुट्टी रहता है लगातार, ताकि सभी सांसद लोग उस बजट के सारे पन्ने को अच्छे तरीके से पढ़ सके। उसके आगे आता है तीसरा दिन, वोट ऑन अकाउंट, इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान बोलते हैं हिंदी में, लेखानुदान। अब आप पूछेंगे वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, आप लोगों ने ये वर्ड सुना है कभी, सुने हैं आप लोग, नहीं सुने हैं, सही में नहीं सुने हैं वोट ऑन अकाउंट। हाँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा, अभी समझ लेंगे वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। वोट ऑन अकाउंट, आप बजट कब से कब तक सेशन, बजट का सेशन कब से कब तक होता है मित्रों, 1 अप्रैल से, यही होता है ना बजट का सेशन। बजट पेश कब किया जाता है, 1 फरवरी। बजट को पेश करने में, बजट को पास होने में टोटल समय जानते हैं कितना दिन लगता है, 75 दिन। कितना लगता है, 75 दिन। आप जरा देखिएगा बजट से पेश करने का तरीका, ध्यान से यहां देखेंगे पता चल जाएगा। 1 फरवरी से लेकर के कब तक होता है, 75 दिन तक, यानी 15 अप्रैल, यही ना। 15 अप्रैल को जाके फाइनल बजट जो होता है, बजट अभी देखेंगे आगे हम लोग समझेंगे, फाइनल बजट होता है कि हाँ अब आप पैसा निकाल सकते हैं, सारे सांसदों ने अनुमति दे दिया है। अभी सेशन कब तक का है, 15 दिन। कैसे खर्चा चलेगा देश का, समझ गए। 31 मार्च तक का ही पिछले साल का बजट है ना, और अभी बजट फाइनल नया वाला पेश होने में कितना दिन लगेगा, 15 अप्रैल तक, 75 दिन अराउंड लगता है। तो 15 अप्रैल तक, ये 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक का पैसा कहां से आएगा। तो सरकार कहती है कि उस वक्त की जो रूलिंग गवर्नमेंट रहती है
सरकार कहती है कि ये 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो पैसा है इसी को लेखानुदान कहते हैं। पहले सारे लोगों से कहती है कि बजट पे बहस करने से पहले इस 15 दिन का पैसा निकाल दीजिए ताकि हम अपने देश को चला सके। तो वही 15 दिन के लिए बजट पेश करती हैं, प्रधानमंत्री वोट ऑन अकाउंट लेके वित्त मंत्री वोट ऑन अकाउंट लेके आती हैं और बिना किसी बहस के वोट ऑन अकाउंट पे सारा पक्ष और विपक्ष दोनों पास कर देता है। कोई बहस नहीं होता है वोट ऑन अकाउंट पे, क्योंकि सबको पता है यदि 15 दिन पैसा नहीं रहेगा तो कोई ऑफिस दरवाजा ही नहीं खुलेगा। सबसे पहले तो सांसदों को ही पैसा नहीं मिलेगा, उन लोगों का ही किचन नहीं खुलेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, वोट ऑन अकाउंट पे कोई बहस नहीं किया जाता है। वोट ऑन अकाउंट आता है संसद में और सीधे पक्ष और विपक्ष दोनों सिग्नेचर कर करके पास कर देते हैं। वही होता है वोट ऑन अकाउंट। क्या इस कॉन्सेप्ट को समझे वोट ऑन अकाउंट को या नहीं? समझ गए ना? ये वाला बजट का सेशन कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। बजट को पूरा फाइनल करने में, बजट पेश कब होता है? 1 फरवरी। बजट को पूरा फाइनल करने में लगभग 75 दिन लगता है। 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी 30 दिन मान लीजिए मोटा मोटी। फिर मार्च 30 दिन, 30 60 दिन। देखिए 31 मार्च तक का तो है, और 15 दिन जो एक्स्ट्रा हो गया 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, 13 दिन 14 दिन 15 दिन जो भी है, उसके लिए क्या किया जाता है? वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है कि अभी बजट पेश होने में 13 दिन 14 दिन 15 दिन लगेंगे, इसलिए जो पैसा सरकार 15 दिन में देश का जो खर्च है वो आप पहले पास कर दीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये जाता है और लोकसभा अध्यक्ष सारे सांसदों के पास एक कॉपी भिजवा देते हैं और सारे सांसद बिना किसी बहस के सिग्नेचर कर देते हैं। कोई इस पे बहस नहीं होता है और वोट ऑन अकाउंट पास कर दिया जाता है ना? वोट ऑन अकाउंट समझ गए सभी लोग? इसके बारे में 2-3 लाइन जान लीजिए। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, संसद में कौन सा ऐसा बिल है जिसको पेश करने के बाद कोई ना पक्ष बहस करता है ना विपक्ष बहस करता है? लिख लीजिए इस पॉइंट को, क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको पता था ऐसा भी कोई बिल है जिसके लिए कोई बहस नहीं होता है? नहीं पता था ना? देखिए कोई बहस नहीं होता। जानते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है? सभी नेताओं को पता है इस बिल को रोकेंगे तो उनका खर्चा रुक जाएगा। 1 घंटे का एक एमपी का बनता है अराउंड 15,000 रुपया, समझ गए? और ये जैसे ही रोकेंगे उनका पैसा रुक जाएगा। तो कभी नहीं रोकेगा, सब जनता का पैसा रुक जाए, इसका पैसा नहीं रुकना चाहिए। लिख लीजिएगा लेखानुदान। लेखानुदान इंग्लिश में वोट ऑन अकाउंट। यह पक्ष और विपक्ष की सहमति से पास किया जाता है। पक्ष और विपक्ष की सहमति से पास किया जाता है। पक्ष और विपक्ष की सहमति से पास किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा बिल है जिस पे बहस नहीं किया जाता। यह एकमात्र ऐसा बिल है जिस पे बहस नहीं किया जाता है। शंकर कुमार, ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी रहता है। फरवरी 1। अरे भाई इतना लोड नहीं लेना है, फरवरी 1 चल जाएगा और नन ऑफ दीज के साथ मत जाइए। हो गया? यह बिना किसी बहस के पास कर दिया जाता है। हो गया? यहां तक जान गए। अब इसके आगे का प्रोसेस जानेंगे। अब नेक्स्ट पेज बदल दें। आइए, वोट ऑन अकाउंट पास कर दिया गया, यानी सरकार के पास जो 15 दिन का खर्च था एक्स्ट्रा वो निकाल दिया गया। अब एक नया प्रोपोगेंडा प्रारंभ होता है जिसको कहते हैं कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। क्या आप लोग जानते हैं कटौती प्रस्ताव के बारे में? इसी में बेंच फेंका जाता है, कुर्सी पलटा जाता है, इसको बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का सिलसिला प्रारंभ होता है। इसके बाद कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या होता है कि सरकार कहती है जल शक्ति योजना को हमने 500 करोड़ दिया है, तो विपक्ष कहता है अरे ये निकम्मापंथी का काम है, इसको 100 करोड़ दो, 200 करोड़ दो। तो होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव बहुत लंबे समय तक चलता है, एक दूसरे का बहस होता है। 3 तरह का कटौती प्रस्ताव होता है। एक होता है कटौती प्रस्ताव जिसको बोलते हैं आर्थिक कटौती प्रस्ताव, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं टोकन कटौती प्रस्ताव, तीसरा होता है निष्पादन कटौती प्रस्ताव। 3 तरह के कटौती प्रस्ताव आते हैं, बहुत लंबे समय तक बहस चलता है, 30-40 दिन तक तो आराम से बहस चलता है। और उसके बाद लास्ट में एक बिल लाया जाता है सारा कटौती प्रस्ताव के बाद, क्योंकि देखिए सरकार वही करेगी जो सरकार का मन हो, ये बात आप जानते हैं।
अब जहां 300 सांसद हैं, मोदी जी के 300 सांसद हैं, आपको लगता है विपक्ष का बात सुन रहे होंगे? नहीं सुनते हैं। ज्यादा टरर मरर करोगे हाथ उठा के पास करवा देंगे। जाओ, अब लिख के पास नहीं करवाएंगे। आप लोग देखे होंगे कि ध्वनि से बात पास हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को इशारा करेंगे, एक बार आवाज से बिल पास करिए। लोकसभा अध्यक्ष एक बार कहेंगे पूर्ण सहमति से पास की जाती है बिल। हाँ कोई बात नहीं, इधर हट गए हैं आवाज, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष पास करा देते हैं। लास्ट में आता है जिसको बोलते हैं हम लोग अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है ना। इसको क्या बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल को? हिंदी अप्रोप्रिएशन बिल लिखिए, इसका हिंदी हम देखते हैं। लिखिएगा, लास्ट में आता है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिए ना, हिंदी बता रहे हैं। रुकिए, कटौती प्रस्ताव। आप लोग, ये बीपीएससी और यूपीएससी का गेम है, इसलिए हम नहीं लिखवाएं। लिखवा दे क्या? 3 तरह का होता है, लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, 3 तरह का होता है। एक कटौती प्रस्ताव लिख के और नीचे एक लाइन दीजिएगा। कटौती प्रस्ताव 3 तरह का होता है। कटौती प्रस्ताव 3 तरह का होता है, लिख लीजिए। हाँ, उसी को टोकन कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। हम लिखवा देंगे, तीनों लिखवा देंगे, गड़बड़ाइए मत। 3 तरह का कटौती प्रस्ताव होता है। पहला आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इसको इकोनॉमिक कट मोशन बोलते हैं। इकोनॉमिक कट मोशन बोलते हैं, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। अब इसके बारे में लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन बिल को क्या? लिख लिए, आर्थिक कटौती प्रस्ताव के बारे में लिख लीजिए। इसमें विपक्ष निश्चित पैसों की कटौती की बात करता है। निश्चित पैसों की कटौती की बात करता है। क्या करता है? निश्चित कटौती प्रस्ताव की बात करता है। मित्रों, इसमें यह तब आता है जब सरकार जोर तोड़ से बना हो। क्या ऐसा प्रस्ताव अभी आ सकता है? नहीं आएगा। पता है 300 सांसद है मोदी जी का, बेइज्जती हो जाएगा, कुछ चिल्लाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा, वो पास करा लेंगे। तो ऐसा तभी आता है जब सरकार 2-3 पार्टियों से जोड़ के बनी होती है। जब गठबंधन की सरकार होती है तो कौन सा प्रस्ताव आता है? इकोनॉमिक कट मोशन आता है, क्योंकि उसमें डर रहता है कि यदि सरकार गिर जाएगी, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। तो अभी मोदी जी को कोई डर है क्या? नहीं डर है। इकोनॉमिक कट मोशन लेके आइएगा, पास नहीं होगा। बिहार सरकार नहीं, अभी बिहार सरकार भी तो मेजोरिटी के साथ ही है, 2 पार्टियां हैं। जैसे 2-3-4 पार्टियां मिलकर एक साथ बना रही हो, तब बिहार में आ सकता है, बिहार सरकार आ भी सकता है, लेकिन केंद्र में अभी कोई चांस ही नहीं है। एक पॉइंट और इसके बारे में लिख लीजिएगा, यह प्रस्ताव गठबंधन की सरकारों में आता है। यह प्रस्ताव गठबंधन की सरकारों में आता है। यह प्रस्ताव गठबंधन की हो गया। अगला लिखिएगा, इसको बोलते हैं टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन, टोकन कट मोशन। हाँ, दूसरा टोकन कट मोशन। इसमें दूसरा होता है, नहीं टोकन ही होता है, टोकन कटौती प्रस्ताव। जब विपक्ष की बेइज्जती होने लगती है तब ये लेके आता है टोकन कटौती प्रस्ताव। टोकन कटौती प्रस्ताव लिख लिए? लिख लीजिएगा, कटौती प्रस्ताव। इसमें सरकार, इसमें विपक्ष 100 रुपए की कटौती की बात करता है। तो विपक्ष कट मोशन विपक्ष ही लाएगा। पक्ष क्यों लाएगा भाई? पक्ष तो खुद बिल बनाया है। तो हमेशा कट मोशन कौन लाता है जी? कटौती प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष लाएगा। टोकन कटौती प्रस्ताव में इसमें विपक्ष 100 रुपए की कटौती की बात करता है। 100 रुपए, मात्र 100 रुपए की बात है। अब इसको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, बेइज्जती होगा, तो कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा भाई 100 रुपया काट ले, कम से कम इज्जत रख ले विपक्ष का।
तो 100 रुपए की कटौती की बात करेगा, 100 रुपए की कटौती की बात करता है। हो गया। अगला इसको बोलते हैं गैर निष्पादन, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल कटौती प्रस्ताव। हाँ, गैर निष्पादन कटौती प्रस्ताव, गैर निष्पादन कटौती प्रस्ताव नहीं, पूरा लिखा संविधान में नहीं है। आप देखते हैं रूल बुक होता है जो लोकसभा का, उसमें लिखा। हाँ 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 हाँ, अपने से नहीं है, लोकसभा जब से चल रहा है ना तब से लोकसभा का रूल बुक है, उसमें सब लिखा हुआ है। हाँ हाँ, सारा सांसदों के पास होता है, इसी पे तो लड़ते हैं। इसके अनुच्छेद आर्टिकल बी देखते हैं, रूल बुक एक रहता है सबके पास, और उसी रूल बुक के हिसाब से कोई सांसद सस्पेंड होता है, ऐसा नहीं है, वहां भी डेकोरम है। लिखिएगा गैर निष्पादन कटौती प्रस्ताव लिख लिए। इसमें विपक्ष 1 रुपए की कटौती की बात करता है, 1 रुपए की कटौती की बात करता है। जब कुछ नहीं होता है तब पता है कि पक्ष मजबूत है, तो विपक्ष कहता है भाई 1 रुपए तो काट ले ना, कटौती की बात करता है। ठीक हो गया। 3 तरह के कटौती प्रस्ताव आते हैं। मुख्य रूप से जो मैंने दोनों कटौती प्रस्ताव अभी बोले हैं, टोकन और डिसअप्रूवल, ये है गैर निष्पादन और टोकन कटौती प्रस्ताव। जब सरकार मजबूत होती है, सरकार मजबूत होती है तो इन दोनों को क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि प्रेजेंस रहे। आपको पता है, आप देखते हैं लोकसभा टीवी में हर चीज रिकॉर्ड करके रखा जाता है, तो वो ये विपक्ष के लिए ये रिकॉर्ड बना रहा है कि हम जब विपक्ष में थे तब आवाज उठाया था, जब सरकार गलत काम कर रही थी तो 100 रुपया काटने की बात करा था, हमने 1 रुपया काटने की बात करा था। इसी रिकॉर्ड के लिए ये काम किया जाता है। उनको पता है कि मेरा चलने वाला नहीं है, इसके 300 सांसद है मोदी के, लेकिन फिर भी वो कहेंगे भाई 100 रुपया काट ले, एकदम नाक गिड़गिड़ाने लगेंगे, खड़ा होकर चिल्लाने लगेंगे। तो 100 रुपया और 1 रुपया काटने की बात तभी की जाती है। ये लगभग काफी दिनों तक, 30-40 दिनों तक ये प्रस्ताव चलता है। हर एक बिल पर नौटंकी होगा, और उसके बाद अंतिम में आके इसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल को क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक। इससे क्वेश्चन आता है, एक सेकंड रुकिए। अप्रोप्रिएशन बिल इंग्लिश में बोलते हैं, और विनियोग विधेयक ये बजट का अंतिम पार्ट होता है, अंतिम सेक्शन होता है ना, ये लास्ट पार्ट होता है बजट का। विनियोग विधेयक इंग्लिश में इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। सारा नौटंकी होने के बाद 75 दिनवा लास्ट में ये बिल लाया जाता है। हाँ, और लास्ट में इस बिल के बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा, विनियोग विधेयक। आठ 45 तो हो ही गया। विनियोग विधेयक हो गया। यह बजट का अंतिम रूप है, यह बजट का अंतिम रूप है। यह बजट का अंतिम रूप है। पक्ष 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 इस बिल से सभी सांसदों से पैसा खर्च करने की अंतिम अनुमति लेती है। पैसा खर्च करने की अंतिम अनुमति लेती है, अंतिम अनुमति लेती है। हो गया। ये एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, सारा ड्रामा हो जाता है तो 75वां दिन है, 74वां दिन है, 75वां दिन है, और इस दिन ये सभी सांसद लोग बहुत आराम से बैठ के टेबल पे सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बजट से बिल पास कर दिया जाता है, सारा पैसा सरकार निकालना प्रारंभ कर देती है इस दिन के बाद। बजट का ये छोटा सा सीन है। बीच में मैंने कुछ चीजें गायब भी किया है जो आपके काम का नहीं है ना, जो आपके काम का है वो मैंने बता दिया है मूल रूप से। अब एक बात बताइए, 10 मिनट टाइम है आपको, यदि इसमें कुछ पूछना हो, किसी को कुछ डाउट हो रहा हो तो हम पहले इसको एलाबोरेट कर देंगे। पहला बात। दूसरा बात कि आपके क्लास में लास्ट दिन में जिस दिन बाइंड अप करूंगा उस दिन भारत का बजट और बिहार का बजट पढ़ाऊंगा। ये सारा जैसे अप्रोप्रिएशन बिल आया तो मैं वहां इशारा कर दूंगा कि ये अप्रोप्रिएशन बिल का हिस्सा है, आप समझ जाएंगे, वहां मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
मोटा मोटा कैपिटल बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट, बजट के अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं, वहां मैं बता दूंगा, तो आप धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, समझ लेंगे आज के हिसाब से, है ना, कनेक्ट करके। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए इसमें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 4 5 पॉइंट करंट का लिखवाऊंगा मैं आज, जो बजट से रिलेटेड है, पहले लिखवा ही दे। बताइए सबसे ज्यादा टैक्स कहां से कलेक्ट किया है भारत सरकार ने इस बार, लिखिए, पॉइंट दे के। करंट का है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बजट का हिस्सा है। सबसे ज्यादा कर भारत सरकार ने जीएसटी से प्राप्त किया है, जीएसटी से प्राप्त किया है, जीएसटी से प्राप्त किया है। कितना है लगभग बताएंगे, 17%, 17%। क्यों मैं लिखवा रहा हूं आपको बता दूं। इसके पहले सबसे ज्यादा भारत सरकार किस चीज से टैक्स प्राप्त करता था, कॉर्पोरेट टैक्स से, और जैसे जीएसटी में कई टैक्स से मर्ज कर दिया गया है, तो अब भारत सरकार का रेवेन्यू सबसे ज्यादा किससे हो रहा है, जीएसटी से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता था 19% तक, जैसे ही जीएसटी आया है कॉर्पोरेट टैक्स घट गया और जीएसटी बढ़ गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएसटी 17% इस बार भारत सरकार ने कलेक्ट किया है। सबसे ज्यादा टैक्स कहां से, जीएसटी से। लिख लीजिए, लिख लिए ये। एक बात और, इस बजट में एक नया बदलाव हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स को लेके। कॉर्पोरेट टैक्स आप लोग जानते हैं या नहीं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है समझ लेंगे थोड़ा सा। टैक्स दो तरह का होता है, एक इनकम टैक्स किस पे लगता है, कंपनी के मालिक पे। कंपनी पे लगने वाला कर क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। ये कर किस पे लगता है, कंपनी पे, कंपनी के मालिक पे नहीं, कंपनी पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के मालिक पे नहीं बल्कि कंपनी पे लगता है, दूसरा बात। तीसरा बात यही, कॉर्पोरेट टैक्स में एक नया व्यापक बदलाव हुआ है इस बार। पहले होता था कॉर्पोरेट टैक्स दो तरह का होता है, आपको पता है कंपनी कौन कौन सी है, एक इंडियन और एक फॉरेनर, आपको पता है। यहाँ भारतीय कंपनी भी है और विदेशी कंपनी भी है। फॉरेनर यानी चाइनीज हो गया, अमेरिकन हो गया, सब तो फॉरेनर में आ जाएगा। तो इंडियन कंपनियों से कितना टैक्स लिया जाता था पहले, 30%, और फॉरेनर कंपनियों से पहले लिया जाता था 4%, लेकिन 40%। लेकिन इस बजट में क्या किया गया कि कंपनियां ज्यादा आए, कोविड के बाद से हमारे यहाँ कंपनियां कम हो गई थी, काम कम हो गया था, तो सरकार ने क्या किया कि इस 30% को घटा के कितना कर दिया है, 25%, और इस 40% को घटा के कितना कर दिया है, 35%। 5% का बदलाव, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कॉर्पोरेट टैक्स में का एक 5% का बदलाव हुआ है। क्यों, क्योंकि कंपनियां हमारे यहाँ और लालच से बड़ी बड़ी कंपनियां आए और काम करें, इसलिए हमने कॉर्पोरेट टैक्स में क्या किया है, भारतीय कंपनियों के लिए 25% और विदेशी कंपनियों के लिए 35% टैक्स कर दिया है। पहले कितना था, 30% और 40%। तो लिख लीजिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स में एक बदलाव हुआ है इस बजट में। ऐसे बना के, अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स तो आप समझते हैं कि एग्जांपल देकर समझा दूं मैं, देखिए लिख समझ लीजिएगा कॉर्पोरेट टैक्स लगता कैसे है। देखिए सपोज करिए मिशन 50 एक कंपनी है ना, मिशन 50 पे नहीं देंगे आप लोग। मान लीजिए एक कंपनी है सैमसंग, मिशन 50 पे नहीं देंगे यार, आप लोग टिक जाते हैं। कुछ लोग, कल तो कौन लड़का था, कोई लड़का लोग था भाई नीचे हमारे मुंह पे हम मिशन 50 को कुछ बोल रहा था, बोले बताइए यार इतना तो कदर कर लो, हम लोग फैकल्टी हैं मिशन 50 का। हम आपको लिटरली एक बात बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने नोट्स तैयार किया है, मजाक लगे या कुछ लगे, नोट्स हम लोग रात रात को जग जग के तैयार किए हैं। हम लोग नोट्स जो आप लोग को नोट्स मिला हुआ है उसमें आप अभी कॉर्पोरेट टैक्स का डेटा ऐड है, रेवेन्यू डेफिसिट ऐड है, एकदम करंट का डेटा ऐड है। जो इकोनॉमिक्स का नोट्स आप लोग देखिएगा, एक एक वेरीफाई करके हम लोगों ने आपको डेटा दिया हुआ है। और मार्केट का नोट्स हम लोग देख रहे हैं, अभी परसों चौथा रोज किसी का नोट्स आया था हमारे पास, देखे उसमें बिल्कुल रद्दी था। हम लोगों ने पूरा अपडेट किया है। यदि आप लोग उसको तरीके से पढ़ लीजिएगा ना
करंट का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप करंट अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बिहार लेवल पे भी है, लेकिन बिहार लेवल पे आप लोगों को हम पीडीएफ भेजवा देंगे, तैयार किए हैं, उसमें ऐड करना छूट गया। इंग्लिश वाले लोग हैं, इंग्लिश वाला किसी के पास नोट्स है? इंग्लिश वाला नोट्स किसी के पास है जी? इंग्लिश में है, और हिंदिया में बिहार वाला छूट गया है, उसको हम ऐड करवा देंगे, नोट भेजवा देंगे ग्रुप में, ठीक है। वो कुछ बिहार का नहीं पूछेगा, बिहार का कम पूछेगा, बीपीएससी बिहार का ज्यादा पूछता है। देखिएगा बीपीएससी बिहार का, अभी हेडमास्टर वाला एग्जाम हुआ है, बीपीएससी ने लिया था ना, बिहार से क्वेश्चन नहीं था उसमें। आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं प्रीवियस ईयर, उसमें बिहार का क्वेश्चन था जी? नहीं था। हम लोग पूरा देख के तब तैयार किए हैं, ऐसे नहीं। और रंजीत सर पूरा ऑब्जर्वेशन किए हैं उसका, तब आया है आप लोग के हाथ में नोट्स। प्रीवियस ईयर के पूरा क्वेश्चन को देखा गया, उसके बाद बिहार का क्वेश्चन कम है, इसलिए हम लोग बिहार कम पढ़ा रहे हैं। और बिहार सरकार बहुत चालाकी से खेल जाएगी आप लोगों के साथ, बिहार का क्वेश्चन कम डालेगी, क्योंकि बिहार सरकार का फोकस है इंटरनेशनल, नेशनल नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ये सोच रहे हैं कि बिहार का क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, नहीं रहेगा। भारत के क्वेश्चन, भारत के बजट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख रहे हैं दरवाजा धीरे धीरे खोल रही है बिहार सरकार, उसको वोट बाहर से भी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे, समझ गए आप। ये सिर्फ बिहार के ऊपर ना टिके रहिएगा। आइए जरा इसको देखते हैं। सैमसंग एक कंपनी है, सैमसंग का टोटल बेनिफिट, सैमसंग का एक साल का टर्नओवर है मान लीजिए 500 करोड़। ध्यान से देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, 500 करोड़। तो सैमसंग पे सरकार आई, भारत सरकार बोली सुनो 500 करोड़ भारत में तुम कमा रहे हो, है ना, तुम हमें इस पे टैक्स दो। सैमसंग ने कहा मजाक थोड़ी है, हम 500 करोड़ पे टैक्स दे देंगे भाई, इसमें हमारा खर्च भी है, हम इसमें एम्प्लॉय को देते हैं। उसने कहा कि हमारे वर्करों को 100 करोड़ खर्च हो जाता है, चलो भाई 100 करोड़ माइनस कर दो तुम। फिर उसने कहा कि सुनो इसके अलावा भारत सरकार से हुजूर जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो भी तो मेरा टर्नओवर में ऐड होता है, जो हम सामान पार्ट्स खरीद रहे हैं मोबाइल का। उन्होंने कहा कि सरकार हमें 200 करोड़ तो रॉ मटेरियल्स खरीदने में लग जा रहा है। सरकार ने कहा चलो इसको भी माइनस कर दो, इस पे भी तुम कॉर्पोरेट टैक्स मत दो। यानी सरकार ने कितना माइनस कर दिया, 300 करोड़ माइनस कर दिया। अब सरकार ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा 200 करोड़ मूल बेनिफिट है ना, 200 करोड़ मूल बेनिफिट है ना। तो उसने कहा, जो सैमसंग का सीईओ था, कि सर अभी तो हमने सबको सैलरी दे दिया, अपना सैलरी नहीं लिया है। तो उसने कहा सर 5 करोड़ मेरा भी सैलरी हो गया। सरकार ने कहा चल भाई तू अपना भी सैलरी काट ले। तो 200 करोड़ में 5 करोड़ अपना काट लिया, 195 करोड़ उस कंपनी का क्या हुआ, मूल बेनिफिट हुआ। इसी 195 करोड़ पे क्या लगता है मित्रों, कॉर्पोरेट टैक्स। समझ गए, उसी 195 करोड़ पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। पहले बजट में लगता था 30% और 40%, लेकिन इस बजट से क्या हो गया है, कम कर दिया हमने, 25% और 35%। यदि कंपनी इंडिया की है तो कितना लगेगा, यदि यही लावा कंपनी पे कितना लग रहा होगा मित्रों, 25%, और सैमसंग पे कितना लगेगा, 35%। समझ गए आप लोग, यही होता है कॉर्पोरेट टैक्स। मुख्य रूप से इस बजट में बदलाव किया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, क्योंकि अभी बदला है। इसके पीछे पर्पस ये था कि हमें बाहर से बिजनेस अपने देश में ज्यादा लाना था, है ना। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में लिख लेंगे कितना कितना लगता है, बाकी कॉर्पोरेट टैक्स समझ तो गए ही होंगे आप। लिख लेंगे इसको, आप लोग उतार लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स इंडियन के लिए अलग लगता है, विदेशियों के लिए अलग लगता है। और बताइए आज के सेशन से कुछ डाउट है, कुछ पूछना है भाई पूछ लीजिए, खड़े हैं आपके सामने, जितना पूछना हो। नहीं, सरकार कल देखिए बजट में 2 चीजें होती है, एक इकोनॉमिक सर्वे, सरकार कहाँ कहाँ से पिछले बार कलेक्ट की है और इस साल कहाँ कहाँ खर्च करेगी। तो इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले बजट का पेश होता है, उसमें सरकार को ये पता चल जाता है कि हम कहाँ कहाँ से पैसा वसूले हैं, और उसके बाद अगले दिन बजट पेश किया जाता है ताकि कहाँ कहाँ खर्च करना है ये बताया जाए। तो सरकार के पास जो पैसा वसूला हुआ होता है वो स्टॉक में होता है, समझ गए आप। वो दूसरा बात की रेवेन्यू तो हमेशा आ रहा है ना, टैक्स तो जनरेट जीएसटी है, तो जीएसटी आज भी कट रहा है, कल भी कट रहा है, 1 फरवरी को भी कट रहा था, और जिस दिन बजट 15 अप्रैल को पास हुआ उस दिन भी कट रहा था। इस बीच में सरकार के पास पैसा है ना, तो सरकार उसका एस्टिमेशन बना लेती है और उसके बाद वहां से पैसा निकालना स्टार्ट करती है, समझ गए। हाँ, लेकिन सरकार के पास फिर इकोनॉमिक सर्वे जब अगला साल का देगी तो बता देगी कि हम कहाँ कहाँ से कितना पैसा कलेक्ट किए हैं, समझ गए, यही होता है। विनिवेश लिखवा दें, डिसइन्वेस्टमेंट लिख लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट लिखने के कह रहे हैं, विनिवेश लिख लीजिए, एक पॉइंट देके विनिवेश इनको लिखने के लिए कह रही है, लिख लीजिए।
लिख लेंगे विनिवेश क्या होता है, लिख लीजिएगा विनिवेश। अलग कलर हो गया जी, यहां से, अच्छा चलिए, हाँ लिख लीजिएगा विनिवेश क्या होता है। विनिवेश, सरकार, लिखिएगा, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। सरकार अपना शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र से हटाकर किसी निजी कंपनी को देती है, तो उससे प्राप्त राजस्व विनिवेश कहलाता है, एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा ऐसे। और फिर सरकार ने अभी क्या किया, और फिर इधर क्या कर दिया, यानी प्राइवेट कितना हो गया 20%, सरकारी कितना हो गया 80%, है ना। तो ये जो 10% जिन कंपनियों को दिया होगा, उन कंपनियों ने सरकार को पैसा दिया होगा, वही पैसा क्या हो गया, विनिवेश, है ना। रेलवे के नीचे 90% 10% प्राइवेट था, 90% सरकारी। फिर सरकार ने क्या किया, 10% और इधर दे दिया, अर्थात प्राइवेट कितना हो गया 20%। सरकार ने जिन कंपनी को 10% दिया है, उसके बदले वो कंपनी सरकार को पैसा तो दी होंगी, वही पैसा क्या हो जाता है, विनिवेश हो जाएगा। तो जब इस बार निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर रही थी, तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वी आर कलेक्टिंग द 5000 करोड़ रुपीज फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। तो वो यही बात कह रही थी कि हम और कंपनी बेचेंगे, आप कुछ नहीं करिएगा, समझ गए। हाँ। हो गया, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग।